पाठ 5 शब्द भंडार। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 5 शब्द भंडार के अंतर्गत विलोम शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले ये समझते हैं कि विलोम शब्द है क्या। तो विलोम शब्द का अर्थ है एक शब्द के विपरीत अर्थ देने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो एक दूसरे को विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं, जैसे काला का गोरा, अंधकार का प्रकाश। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? विलोम शब्द कहते हैं। अब बच्चों आइए इस पाठ में हम जो फर्स्ट टर्म में विलोम शब्द आने हैं अभी उनको हम पढ़ते हैं। कल आपने क्या पढ़ा था? उसके अंतर्गत पर्यायवाची शब्द पढ़ा था पाठ 5 में, जो पर्यायवाची आने थे। आज इसी पाठ में विलोम शब्द जो है हम उन्हें पढ़ेंगे व समझेंगे। तो पहला विलोम और उसके शब्द है पहला आपका अनुज। अनुज शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ? अग्रज। अचल का विलोम हुआ चल, अंत का अनंत, अजर का अमर, अथाह का था, अनाम का शनाम, अबला का सबला। अब यहाँ पर देखिए शब्द और विलोम। अज्ञान का ज्ञान, आदि का अनादि, इच्छा का अनिच्छा, इति का अर्थ, उपकार का अपकार, उपयोगी का अनुपयोगी, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। एक बार पुनः इसको देखिए, शब्द और शब्द के विलोम शब्द। अनुज का अग्रज, अचल का चल, अंत का अनंत, अजर का अमर, अथाह का थाह, अनाम का शनाम, अबला का सबला, अज्ञान का ज्ञान, आदि का अनादि, इच्छा का अनिच्छा, इति का अर्थ, उपकार का अपकार, उपयोगी का अनुपयोगी, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। अब इसके बाद बच्चों पाठ 5 शब्द भंडार में पहले आपने विलोम शब्द पढ़े, इसके बाद पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है? जहाँ पर हम अपनी बात कम से कम शब्दों में व्यक्त करते हैं, उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। बात को अधिक शब्दों में न व्यक्त करके कम शब्दों में व्यक्त करना अनेक शब्द के लिए एक शब्द कहलाता है। तो इस पाठ के अंतर्गत हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है आपका जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा अतुलनीय। जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, इसके लिए एक शब्द बच्चों क्या होगा? अतुलनीय। दूसरा है जिसके लिए कोई उपमा ना मिले। जिसके लिए कोई उपमा ना मिले, तो इसका एक शब्द होगा अनुपमेय। जिसके लिए कोई उपमा ना मिले, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपमेय। तीसरा जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो इस पंक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? अद्वितीय। अद्वितीय। फिर चौथा जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अजात शत्रु। पांचवा शब्द है जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा?
मानता उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। क्या कहते हैं बच्चों? कृतघ्न। इसके बाद अगला आपका वाक्य है, जो अपना सर्वस्व दान में दे देता है। जो अपना सर्वस्व दान में दे देता है उसे क्या कहते हैं? महादानी। क्या कहते हैं? महादानी। फिर अगला वाक्य आपका क्या है? जिस स्त्री का पति मर गया हो। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? एक शब्द में विधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसे क्या कहते हैं? विधवा। इसके बाद अगला वाक्य है, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसे क्या कहते हैं? विधुर। इसका एक शब्द क्या होगा बच्चों? विधुर। इसके बाद किए गए उपकार को मानता हो। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। अगला वाक्य है, जो अपने ऊपर बहुत अभिमान करता है। जो अपने ऊपर बहुत अभिमान करता है उसे क्या कहते हैं? अभिमानी। इसके बाद जो विषय या वस्तु हमारी कल्पना से परे है। जो विषय या वस्तु हमारी कल्पना से परे है उसे एक शब्द में हम क्या कहेंगे? कल्पनातीत। क्योंकि वह हमारी कल्पना से परे है। इसके बाद अगला शब्द है, जो व्यक्ति बिना वेतन लिए काम करता है। जो व्यक्ति बिना वेतन लिए काम करता है उसे क्या कहते हैं? अवैतनिक। क्या कहते हैं बच्चों? अवैतनिक। इसे हम पुनः दोहराएंगे, ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। जिसकी कोई तुलना ना की जा सके उसका एक शब्द क्या होगा? अतुलनीय। क्या होगा बच्चों? अतुलनीय। दूसरा वाक्य, जिसके लिए कोई उपमान ना मिले। जिसके लिए कोई उपमान ना मिले उसका एक शब्द क्या होगा? अनुपमेय। क्या होगा? अनुपमेय। तीसरा वाक्य है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अद्वितीय। क्या कहेंगे? अद्वितीय। इसके बाद चौथा वाक्य है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो तो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। नेक्स्ट, जिस पर उपकार किया गया हो। जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उपकृत। क्या कहते हैं बच्चों? उपकृत। छठवां आपका वाक्य, जो किए गए उपकार को नहीं मानता। जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? कृतज्ञ। क्या कहेंगे? कृतज्ञ। फिर सातवां वाक्य है, जो अपना सर्वस्व दान में दे देता है। जो अपना सर्वस्व दान में दे देता है उसे क्या कहते हैं? महादानी। महादानी। अगला है आपका, जिस स्त्री का पति मर गया हो। जिस स्त्री का पति मर गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विधवा। क्या होगा ये शब्द? विधवा। फिर
अवैतनिक, जो व्यक्ति बिना वेतन लिए काम करता है उसे हम क्या कहते हैं शब्द में? अवैतनिक। तो बच्चों आज आपने शब्द भंडार के अंतर्गत विलोम शब्द पढ़े और उनके साथ साथ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़े। इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ करके समझेंगे तथा इन्हें अपनी नोटबुक में भी आप नोट करेंगे। और ये ध्यान रखिए कि शब्द जो भी आप लिखे वो शुद्ध और परिष्कृत होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स। Good morning students, I welcome you all to the online class of SGUI. In the last class we have completed the addition and subtraction of decimals. Today we will be starting with multiplication of decimals. So let's start with the exercise itself. You will get the better idea by this. Okay. In question number 1, it is saying multiply. You can clearly observe in question number 1, the numbers from which we are multiplying the decimals are the multiple of 10. That means हम ऐसे नंबर से multiply कर रहे हैं जो कि 10 के multiple है. For example 10, 100, 1000, 10,000, etc. अगर ऐसे नंबर से multiply करना होता है तो डायरेक्टली आप क्या देखते हो? डेसिमल शिफ्ट कर दोगे, है ना। अगर आपको कहीं बोला गया फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में इट इज रिटन 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, इसके पास 1 0 है और यहाँ पे डेसिमल एक डिजिट के बाद है। तो फ्रॉम दिस वी कैन डायरेक्टली राइट द आंसर बाय शिफ्टिंग दिस डेसिमल बाय 1 प्लेस। ठीक है, 1 प्लेस में किधर शिफ्ट करोगे? इधर राइट की तरफ शिफ्ट करोगे। So you will get the answer that is equal to 65. Okay. Now moving to its second part, it is written 0.8 multiply by 10. It is written 0.8 multiply by 10. यहाँ पे भी डेसिमल एक डिजिट के बाद है और मल्टीप्लाई करना है 10 से, that means number of zeros 1 है, तो डेसिमल फिर से एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होगा and you will get the answer that is equal to 8. Okay. Similarly, if I multiply the number that is 9 in third part is written 9.07 and multiply it with 10. Okay. यहाँ पे number of zeros 1 है, मतलब 10 से multiply कर रहे हैं हम. Okay. डेसिमल 2 डिजिट के बाद है, लेकिन जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल एक डिजिट राइट की ओर शिफ्ट होता है। दैट मींस आंसर वुड बी 90.7। ये डेसिमल एक डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट होके 0 के बगल में पहुंचता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू इट्स फोर्थ पार्ट। आई होप यू आर गेटिंग द कांसेप्ट। इन द फोर्थ पार्ट इट इज रिटन 2.345 मल्टीप्लाई बाय 10। अगेन द सेम सिचुएशन, डेसिमल 3 डिजिट के बाद है लेकिन शिफ्ट कितने डिजिट के बाद होगा? 1 डिजिट के बाद, मतलब डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड बाय 1 डिजिट। व्हाई? बिकॉज़ 10 से मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट 23.45। ओके, नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 8। In its 8th part it is given 0.09 and multiply by 100। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीरोस 2 है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 2 डिजिट राइट की ओर शिफ्ट होगा। दैट मींस आंसर सीधे कितना मिल जाएगा? 9 विल बी योर आंसर। मूविंग टू इट्स 9th पार्ट। इन 9th पार्ट इट इज गिवन 0.283 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब डेसिमल 3 डिजिट शिफ्ट होगा
और 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल लगा, इसका मतलब पूरा का पूरा डेसिमल यहाँ पहुंच जाएगा, तो आंसर वुड बी इज इक्वल टू 283 and this will be your answer. Now moving to its 11th and 12th part, 11th or 12th part. From this you will get a better idea and you will be able to solve any kind of questions of such kind. In 11th part it is given 5.4 multiplied by 1000. ठीक है, डेसिमल एक डिजिट के बाद है लेकिन मल्टीप्लाई करना है 1000 से। सिर्फ 10 से करते तो डेसिमल शिफ्ट होता 1 डिजिट और 54 आता, लेकिन हमको 1000 से करना है, इसका मतलब 100 और बच रहा है, तो आंसर आ जाएगा 54 तो आएगा ही क्योंकि डेसिमल एक डिजिट जंप हो गया है, लेकिन 2 जीरो और बच रहा है, इसका मतलब 2 जीरो यहां लग जाएगा, आंसर वुड बी 5400. ओके, सिमिलरली मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12. In question number 12 it is given 0.3 multiplied by 1000. डेसिमल एक डिजिट के बाद है जो कि एक जीरो से कवर हो जाएगा, उसके बाद 2 जीरो बचेंगे तो 3 के बाद 2 जीरो, that means 300 will be your answer. Now moving to question number 2. In question number 2 again you have to multiply, but now the numbers are not the multiple of 10, that means random numbers हैं और उसको आपको multiply करना है. Moving to its first part, it is written 2.4 multiply with 16. Let's start. First of all multiply with 6. 6 4s are 24, 4 carry 2, 6 2s are 12, 12 plus 2 14, cross 1 4s are 4 and 1 2s are 2, then add 4 8 3. अब आंसर में डेसिमल लगेगा एक डिजिट के बाद, बिकॉज यहाँ पे इस वाले नंबर पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, hence the answer would be 38.4. Now moving to part number 5. In part 5 it is given 0.023 into 65. 0.023 into 65. Okay, so let's start. First of all, multiply the numbers with 5. 5 3 are 15, 5 carry 1. 5 2 are 10 plus 1 11. 5 is 0 plus 1 1. And 5 0 is 0. Now multiply with 6. 6 3 are 18, 8 carry 1. 6 2 are 12, 12 plus 1 13, 3 carry 1. 6 0 is 0, 1 carry 1 and 6 0 is 0. Now add, you will get 5, 8 plus 1 9, 3 plus 1 4, 1 from here and 0 from here. डेसिमल लगाएंगे 3 डिजिट के बाद, कहां से काउंट करते हैं, राइट साइड से 1 2 3, दैट मींस आंसर वुड बी 1.495. Now moving to question number 3. Similarly you can solve all the parts of question number 2. Let's move to question number 3. It is saying find the product. In first part it is given 5.6 multiplied by 1.4. You will be multiplying the numbers normally, ignoring decimal. Decimal को ignore करना है आपको. You will be 4 6 is 24, 4 carry 2, 4 5 is 20, 22, 6 and 5. Then add, you get 4 8 7. Now you have to see कि decimal कहाँ पे place करेंगे. It would be 1 from here and 1 from here. That means total after 2 digits. Count किधर से करेंगे, right side से. 1 and 2. That means 7.84 will be your answer. Next, moving to 8th part. In 8th part it is given 34.2 multiplied by 1.86. 34.2 multiplied by 1.86. Again you have to perform that multiplication normally with ignoring the decimals. So you get 6 to the 12, 2 carry 1, 6 for the 24, 24 plus 1, 23 carry 2,
Now 6 is 18 plus 2, 20. Now multiply with 8, you'll get 8 is 16, 6 carry 1. 8 4 ja 32, 32 plus 1, 33, carry 3. Then 8 3 ja 24, 24 plus 3, 27. Now multiply with 1, you'll get 2, 4 and 3. After adding, you'll get 2, 6 plus 3, 9, 5, 7 plus 2, 9 plus 4, 13, 3, 3 to 5, 1, 6. Now you have to see कि decimal कहाँ पे लगेगा. 1 from here and 2 from here. That means total 3 digits. Count from right side, you'll get 1, 2 and 3. Answer would be 63.592. Similarly, you can solve all the parts of this question number 3. Now moving to question number 4. In question number 4 also you have to do the multiplication of different decimal values. In first part it is given 2.3 multiply with 0.23, then multiply with 0.1. In such kind of questions, first of all, you are required to multiply the two values and then multiply the result with the third value. Okay. So first of all, you will multiply these two numbers. We will get 3 3s are 9 and 3 2s are 6. Multiply 2 3s are 6 and 2 2s are 4. We will get 9, 6 6, 12, 2, 4 plus 1, 5. Now count the number of digits यहाँ पे decimal है. एक digit and 2. That means total 3 digits. You'll get 1, 2 and 3. So answer would be 0.529 is का. Now multiply this number with 0.1. You'll get 9, 2, 5 and 0. Decimal कहाँ पे लगेगा? 4 digit के बाद. That means 1, 2, 3 and 4. That means answer would be 0.0529. I'll be solving one more for you and rest would be your homework. Moving to part number 5. In part number 5 it is written 1.1 multiply by 0.1 then multiply by 0.11. Okay, we will follow the same process. First of all, you are required to multiply the first two numbers. You will get 1 and 1. But decimal लगेगा 2 digit के बाद तो 1 and 2. Answer would be 0.11. Now multiply this number with again 0.11. You will get 1 ones are 1 and then again 1, 1 and 1. When you add, you get 1, 2 and 1. पर इन आंसर यू रिक्वायर 3 डिजिट्स क्योंकि यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2. दैट मींस आंसर में टोटल 3 डिजिट्स के बाद. काउंट इट फ्रॉम राइट साइड 1, 2 and 3. डेसिमल विल बी प्लेस्ड हियर. So answer will be 0.121. Okay. We will be moving further from question number 5 to 9 in our next class. They are totally based on the word problems. So that's all for today. See you in the next class. Thank you. Hello students, welcome to Shivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Students, the chapter 3 photosynthesis, we have already discussed this chapter. Means in our previous video we had finished this chapter photosynthesis. But today we are doing the revision of this chapter photosynthesis. Okay, but before revision I want to discuss a topic related to this chapter which is not discussed in our earlier classes. Okay students, so the topic is the significance of photosynthesis. What do you mean by significance? Significance means importance. Means what is the importance of photosynthesis? Actually photosynthesis is very important process for all living beings. How it is very important process for all living beings?
because it is the process which is take place inside the plant, means in the leaves, in a part of plant, that is leaf. But this process take place in plant and it is utilized by the plant, but it is very important process for all living beings. How? We will discuss this, how it is important for all living beings. So first of all, the first importance is it provide the food to all living beings. Provide food to all living organisms. How? You know that green plants prepare their own food by the process of photosynthesis. If you talk about the living organisms, so living organisms constitute the plants and animals. Okay? So all the plants are autotrophs because they make their own food by the process of photosynthesis. But animals are heterotrophs, means they are totally depend on another for their food requirement. So plants are autotrophs and animals are heterotrophs. So plant make their food by the process of photosynthesis. But when they prepare their food by the process of photosynthesis, they utilize a part of food which is the food which is prepared by the process of photosynthesis. The plant use a part of this food in the various activities for the growth and for the using the energy. They use only one part of the food, but the remaining parts is stored in the form of starch. Means वे जो प्लांट्स होते हैं वो फूड का एक पार्ट को यूज करते हैं और एक पार्ट को स्टोर करते हैं अपनी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. And the food which is stored in the form of starch is utilized by the herbivorous animal. Means these plants are eaten by the herbivore animal. So this herbivore animal utilize the food which is stored in the plant body in the form of starch. The herbivore animal utilize that part of the food. This herbivore animal do the same, means they also utilize only one part of the food for the various activities, and the remaining part is stored in the herbivorous animal's body. Okay, and the part of the food which is stored in the animal's body, in the herbivore animal body, is utilized by the carnivores. Carnivores, because this carnivore eat the herbivore. ये carnivore animal herbivore animals को eat करते हैं. So this herbivore animal is the food for the carnivore. ये herbivore animals क्या है? ये carnivore animals के लिए food है. जब ये carnivore animals को eat करते हैं, then these carnivore animals also utilize only a part of the food. मतलब हम जब भी for example human beings जब भी फूड को ईट करते हैं तो वो एक पार्ट फूड का यूटिलाइज करते हैं फॉर वेरियस एक्टिविटीज लाइक मूविंग एंड फॉर द एनर्जी. मीन्स वी आर यूटिलाइज द एनर्जी विच आर मीन्स वो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. कोई भी जो हम स्पीक कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो वेरियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द डे टाइम और नाइट टाइम, सो वो हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से. सो हम फूड का एक पार्ट अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं और रिमेनिंग पार्ट्स हम अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं. तो ह्यूमन बींग्स वो स्टोर करते हैं फैट के फॉर्म में, प्लांट्स स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में. इस तरह सभी एनिमल्स अलग अलग फॉर्म में वो फूड को स्टोर करते हैं. लेकिन वो फॉर्म जो स्टोर फूड होता है वो अदर एनिमल्स की तरह यूज़ किया जाता है. कैसे कि प्लांट बॉडी का स्टोर फूड हार्बिवोर एनिमल यूज़ करते हैं, हार्बिवोर एनिमल्स का जो स्टोर फूड है वो कार्निवोर एनिमल यूज़ करते हैं. So means in general, in short form, this plant provide the food for all living beings. Means plant prepare food, but it is the food of herbivore animal, which is the food of carnivore animal, which is the food of secondary carnivore animal. So in short form, we can say that plant is the food for all the living beings. It provides the food for all living beings. Okay, so this is the first importance, and the second is provide oxygen. It provide oxygen for respiration.
The second significance of photosynthesis. You know that every living organism required oxygen for the respiration. During the process of respiration, we inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Similarly, plant do so, means plant also utilize or inhale the oxygen and give out the carbon dioxide during respiration. But how we get this oxygen? Because you know that in air the oxygen is present only in 21%. 21% oxygen is present in air, and all the living beings in this world, means all the animals, all the human beings, and all the fungi, they use oxygen. All the plants use oxygen for the process of respiration. But how this oxygen is maintained, the amount of oxygen is maintained in the atmosphere? Because of the plant. In the process of photosynthesis, plant utilize carbon dioxide and give up the oxygen, and this oxygen is utilized by the all living beings for the respiration. So the balance of oxygen is maintained by the plants by the process of photosynthesis. This is the second significance. And the last significance is you know that they maintain. Last significance is maintain the concentration of carbon dioxide. Actually, plant utilize the carbon dioxide in the process of photosynthesis. So you know that the carbon dioxide is present in the air is approx 0.03%. Okay, but it is very low amount which is present in the air. But if all the living beings respire and utilize the oxygen, they give up the oxygen, the concentration, the amount of carbon dioxide is increased in the atmosphere. जब हम respiration में ऑक्सीजन inhale करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को exhale करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है, बढ़ता है. बट at the same time, plants during the photosynthesis, plant utilizes carbon dioxide, so they maintain the concentration or amount of oxygen in the atmosphere, because they utilize the carbon dioxide and give up the oxygen. So there is a cycle between the exchangement of oxygen and carbon dioxide between the plant and animals. Okay, so if there is they are not utilize the oxygen in the process of photosynthesis, so what happened? The amount of carbon dioxide, means the concentration of carbon dioxide is increased in the atmosphere, and it leads to the global warming. What is global warming? Actually, the global warming is the increase in the concentration of global warming causes gases, means it is one of the gas which cause the global warming, carbon dioxide. How? Because carbon dioxide has one property to absorb or to trap the heat. जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हीट को ट्रैप करती है. दैट लीड्स टू द वार्मिंग इन द अर्थ, मीन्स इससे क्या होता है, जो अर्थ है वो वार्मर होती जा रही है, बिकॉज दे ट्रैप द हीट, सो द अर्थ becomes warmer, earth will become warmer. Actually, the carbon dioxide is released by various processes, by burning of fuel, by the decomposition of organic matter, by the respiration, the carbon dioxide is released. And if there is increase in concentration in the atmosphere, they also trap the heat, so it will become the earth warmer. इससे क्या होगा, अर्थ वार्मर होती जाएगी, और देन दे स्प्रेड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, and this cause the global warming. Actually, global warming is the increase in temperature on the earth, and that's because of the carbon dioxide. And what is the harmful effect of the global warming? The harmful effect of the global warming is the drought and the melting of snow in the polar regions or high mountains, valleys, and also the cyclone and also the flood. This is the harmful effect of global warming.
Okay, students. So the plant maintain the concentration or amount of carbon dioxide in the atmosphere. They also provide the oxygen. They also provide food to all living organisms. This is the significance of photosynthesis. Okay, students. I think this is sufficient for today. We will discuss about this chapter. We will do the revision in our next video. Thank you, students. Have a nice day. A very good morning, students. In my previous lecture, I have explained you geography, third chapter, weather and climate. And now today, I am going to teach geography fourth chapter, weathering and soil formation for class 7. So let us start the chapter. First of all, what do you mean by weathering? Weathering मतलब होता है बच्चों upshot. Weathering is the breakdown of rock, soil and minerals by biological process. वेदरिंग हमारी होती है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स मतलब कि चट्टानों का, मिट्टी का और खनिजों का ब्रेक डाउन टूटना बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक ताप और गहराई के कारण चट्टानें क्या हो जाती हैं बच्चों अपनी जगह से हट जाती हैं, टूट जाती हैं या कट जाती हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, soil and minerals by biological process. As you all know, the earth is the only planet that supports life. This is because the life sustaining elements like land, water or air are present on the earth. जैसा कि आप जानते हो कि हमारी जो अर्थ है वो लाइफ को उसी में जीवन दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट जो है हमारे लैंड, वाटर और एयर जो कि हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है। The three main components of the earth are, तो three main components क्या हैं अर्थ के हमारे लैंड और लिथोस्फीयर जिसको कि हम लोग स्थलमंडल कहते हैं। The sphere of rocks, तो ये क्या कहलाता है चट्टानों का स्फीयर क्षेत्र कहलाता है। सेकंड हमारा आता है वाटर और हाइड्रोस्फीयर जिसको हम लोग बोलते हैं the sphere of water यानी पानी का क्षेत्र। एंड द थर्ड वन इज एयर और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल the sphere of air. So the three main elements of earth are what? Hydrosphere, lithosphere and atmosphere. This is a picture of the elements of the earth: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. So is it clear? The zone in which most living organisms exist is known as biosphere. तो वो जोन जहाँ पर सभी हमारे जीवित प्राणी रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। There are two biosphere in this zone. इसी जोन में क्या होता है? In this zone the three elements of the earth. इसी जोन में जो three components हैं अर्थ के, तीन components कौन से हुए? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। इसी जोन में क्या होते हैं? मिलते हैं और ओवरलैप होते हैं। तो in this zone the three components of the earth are met,
इनसाइड द अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की धरातल के नीचे बहुत ही अधिक ताप के कारण क्या होने लगता है, चट्टानें पिघलने लगती है, मेल्ट होने लगती है। तो जिससे क्या निकलता है, मोल्टन मैग्मा निकलता है, गर्म लावा निकलता है, जो कि बाहर आकर क्या हो जाता है बच्चों, सॉलिडिफाइड यानी ठोस हो जाता है, जम जाता है, एंड देन फॉर्म अ rocks that form a igneous rocks. So igneous rocks are formed by the molten magma after solidification. Is it clear? तो igneous rock चट्टानों का निर्माण कैसे होता है, molten magma के जमने के बाद igneous चट्टानों का निर्माण होता है। Igneous rocks are the parent rocks of other rocks and make 85% of the earth crust. तो igneous rock हमारी क्या होती है, parent rock होती है, जिसको भी हम लोग कहते हैं प्राथमिक शैल या चट्टान बोलते हैं। और हमारे अर्थ क्रस्ट का 85% जो भाग है ये इग्नियस रॉक ही कवर करती है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। Intrusive rocks were formed at some depth in the earth crust when the molten material magma solidified under great pressure, resulting in the formation of rock. Example granite. तो बच्चों intrusive rocks का formation कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो molten material होता है जिसको कि हम लोग मैग्मा कहते हैं, वो क्या हो जाता है, solidified। solidified मतलब जम जाता है अंडर ग्रेट प्रेशर, मतलब बहुत ग्रेट प्रेशर की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा मैग्मा होता है जो बाहर निकलता है, तो बाहर निकल के वो क्या हो जाता है, solidified, वो जम जाता है, तो जिसका रिजल्ट क्या हो जाता है, इन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक, इन द फॉर्मेशन ऑफ intrusive rocks। एग्जांपल ग्रेनाइट। तो intrusive rocks are formed at some depth in the earth crust when the molten material magma solidified under great pressure, resulting in the formation of rocks. Now next type is extrusive rocks. So extrusive rocks were formed by the pouring out of magma either through volcanoes or cracks. extrusive rocks का formation कैसे होता है कि जब हमारा जो मैग्मा होता है, जो हमारा molten material होता है जिसको कि हम लोग मैग्मा कहते हैं, वो बाहर आ जाता है either through volcanoes के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी के फटने से क्या हो जाता है, उसमें से गर्म लावा निकलता है, जिसको कि हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और बाहर आने को क्या हो जाता है, वो solidified मतलब solid हो जाता है, solid form में हो जाता है, and then it forms rocks। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, rocks का formation करता है। तो extrusive rocks कैसे form होती हैं, by the pouring out of magma, मैग्मा के बाहर निकलने पर। और मैग्मा कैसे बाहर निकलता है, either through volcanoes के थ्रू या क्रैक के थ्रू, या अगर चट्टानों में हमारे क्या हो गए, दरार पड़ गई है, तो उससे भी क्या होता है, मैग्मा निकलने लगता है। They cool rapidly, ये जो मैग्मा होता है बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, and solidified on the earth surface, और अर्थ सरफेस पे क्या हो जाता है, ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है यानी जम जाता है। तो दे आर नॉन क्रिस्टलाइन, ये क्या होती है, ये नॉन क्रिस्टलाइन होती है। एग्जांपल बेसाल्ट, तो ये हमारे दो टाइप्स की इग्नियस रॉक्स हो गए, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, by when the molten material magma solidified under great pressure, resulting in the formation of rocks. Example granite. Extrusive rocks were formed by the pouring out of magma either through volcanoes or cracks. Example basalt. So igneous rocks are generally very compact and do not wear out easily. Example basalt और granite. igneous rocks हमारी क्या होती है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है और बहुत जल्दी इनको हम वेयर नहीं कर सकते हैं। तो एग्जांपल इसके क्या है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को
Good morning, students. Students, this is class 7th E. Subject is computer. Student, we discuss today chapter number 3, malware software. In previous class, we discussed what is the virus, what is the malware word, what is the malware softwares. Okay. So today we discuss these are the malicious malware software. Chapter name is malicious software. Okay, malicious software is also called the malware. Okay, now today we discuss antivirus software. Antivirus means what? Antivirus means एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मीन्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके वायरस के एंटी होता है। वायरस के एंटी का मीन्स क्या हुआ कि वो आपके वायरस को रिमूव कर सकता है। दैट मीन्स कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके क्या हुए? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर या सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच डिटेक्ट and remove the software on your computer. These detects not only virus, these detect or remove different types of malwares. Okay, so we can also write on your board, antivirus software is a set of programs that are used to detect, this is important line, detect and remove, यानी कि वो क्या करता है? उसको सर्च भी करता है, उसको ढूंढता भी है और उसके बाद फिर वो उसको रिमूव करता है। तो दे डू टू वर्क, डिटेक्ट एंड रिमूव। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि नॉट ओनली रिमूव, हम लोग अपनी जब हमारे सिस्टम पे वायरस, हम लोग एंटीवायरस के बारे में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पढ़े होते हैं स्टूडेंट्स, और आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले हम लोग स्कैन करना। स्कैनिंग का मीन्स ही क्या होता है? दे डिटेक्ट द virus, they scan the virus, okay, and remove virus and other malware. That means कि क्या हुआ कि आपका जो ये वायरस है, this is the type of malware. ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वायरस को ही ढूंढता है, उसमें worm है, spyware है, ट्रोजन हॉर्स है और आपका एक स्वीपर भी होता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के जितने भी तरीके के आपके उसमें मालवेयर्स होंगे उन सबको वो डिटेक्ट करके रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। These are the called viruses. Clear student? अब आपके पास आता है कि there are different types of antivirus. आपके चूंकि अब इंटरनेट का दौर चल रहा है तो बहुत जरूरी नहीं होता है कि हम लोग सारे जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से हम उनको परचेज ही करें। इंटरनेट पे हमको 15 डेज के ट्रायल पे या ऐसे हम लोग को एंटीवायरस मिलते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि हम लोग को फ्री अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनकी कोई कॉस्ट नहीं होती, बट कुछ ऐसे होते हैं जो पेड भी होते हैं। तो सम एंटीवायरस आर फ्री एंटीवायरस विच आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट एंड सम एंटीवायरस आर पेड एंटीवायरस विच ऑल्सो आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ओके, तो ये जो वायरसेस होते हैं ये कौन कौन से हैं इनको मैं आपको, क्योंकि आपका ये एग्जाम्पल में आपके जो टेस्ट होगा उसमें जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि आपको ये प्रॉपर जो है ये आपको क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कौन से आपके पेड हैं और कौन से आपके फ्री हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। आपको कौन कौन से ऐसे हैं फ्री में, कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। अवीरा फ्री, नाम क्या अभी लिखा है, नाम इसमें भी लिखा है मैक फ्री, तो उसका मतलब ये फ्री नहीं है, ठीक है। अवीरा फ्री, एबीजी फ्री, बिट डिफेंडर ये आपका फेमस जो है वो एंटीवायरस है, फ्री एंटीवायरस है, पांडा क्लाउड एक्सेट्रा। क्लियर? नेक्स्ट आपका है पेड एंटीवायरस में, पेड एंटीवायरस में कौन सा है आपका? मैक फ्री, फिर आपका है कैस्पर स्काई, एविस्टा, नॉर्टन जो है वो पेड आपका एंटीवायरस, पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस है, नॉर्टन बहुत फेमस एंटीवायरस आपका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्विक हील एंड मालवेयर बाइट्स। ओके, तो ऐसा नहीं कि बस आपके यही आपके फ्री, ऐसे बहुत सारे और हैं और इसमें भी आपके बहुत सारे और पेड है, बट आपका जनरली जो है वो नॉर्टन जो है वो आपका और एक जो क्विक हील ये बहुत फेमस है, ठीक है। तो आपके इस तरह से फ्री और पेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके ये क्लियर हो गए। तो मेरे ख्याल से आज
स्टूडेंट नेक्स्ट प्रोसेस में आपका क्या है, देयर आर 3 प्रोसेस, 3 स्टेप्स, दीज आर नॉट प्रोसेस, दीज आर द 3 स्टेप्स। ओके, तो ये आपने ये है कि हाउ टू एंटीवायरस ये एंटीवायरस जो है वो कैसे वर्क करता है। मैंने आपको पहले में भी बताया, अभी मैंने बताया था आपको कि जब हमारा एंटीवायरस जो है सिस्टम में जब हमारा बड़ा होता है तो सबसे पहले स्कैन करता है फाइल को, फिर उसके बाद जो है वो मतलब स्कैनिंग मीन्स हुआ कि वो उसको डिटेक्ट करता है और फिर उसके बाद वो वायरस को रिमूव करता है। तो ये जो प्रोसीजर होता है वो 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज द क्वारंटाइनिंग, सेकंड इज द रिपेयरिंग एंड थर्ड इज द डिलीटिंग। तो क्वारंटाइनिंग प्रोसेस क्या होता है? क्वारंटाइनिंग का जो वर्ड है, ये वर्ड आजकल तो हम लोग जो हमारा जो कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइनिंग वर्ड से अब सभी लोग फैमिलियर हो गए हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वारंटाइनिंग। क्वारंटाइनिंग का मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको किसी एक प्लेस पर उसको आइसोलेट करना, यानी कि ताकि उसको एक ऐसी जगह पे उसको रख देना जहाँ पर वो किसी और को कहीं वहाँ पे कोई दूसरा पर्सन ना जा पाए और वो किसी और को इन्फेक्ट या किसी और में ये इन्फेक्शन ना करे, इन्फेक्टेड ना करे। तो यहाँ पे क्या है, टू प्लेस एन इन्फेक्टेड थिंग इन अ प्लेस ऑफ आइसोलेशन। इसका मतलब यही हुआ कि आपके अगर कोई ऐसी फाइल है जिसमें कि आपका जो है वो वायरस है, तो आप उसको सबसे पहले आइसोलेट करेंगे, यानी कि आप उसको किसी ऐसी सिक्योर जगह पर पहुँचाएंगे जहाँ से वो किसी दूसरी और हमारे जो कंप्यूटर में जो और फाइल्स पड़ी हैं उनको वो इन्फेक्ट ना करें। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड द क्वारंटाइनिंग। उसके बाद अब आपका आता है रिपेयरिंग। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, वो रिपेयरिंग होता है। रिपेयरिंग में क्या होता है कि वो क्या करता है कि आपका जो एंटीवायरस है वो आपकी जो फाइल को के जो वायरसेस हैं या जो अदर उसमें जो मालवेयर्स है, जरूरी नहीं कि हमेशा वायरस ही हो, डिफरेंट टाइप के और भी आपके मालवेयर्स हो सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि उन मालवेयर्स को पहले वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। इट रिमूव्स वायरसेस एंड रीस्टोर द फाइल्स इन ओरिजिनल फॉर्म। जब आपका वो वायरस उसमें से रिमूव हो गया तो वो क्या करेगा, रीस्टोर द फाइल्स इन ओरिजिनल फॉर्म, यानी कि आपकी वो फाइल को वापस जिस जगह पे था वहाँ पे वो ओरिजिनल फॉर्म में उसको वापस स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड प्रोसेस हो गया। थर्ड में क्या होता है, डिलीटिंग। आप कभी भी गौर करोगे कि अगर हम बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जिनमें आपके वायरस जो है वो डिलीट ही नहीं हो सकते, बहुत डेंजरस तरह के वायरस होते हैं। जैसे हम लोग ये नहीं कहते कि नहीं अब हमको सिस्टम फॉर्मेट ही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें वायरस ऐसा वो डिलीट नहीं होगा। तो वो जो सिस्टम फॉर्मेट करना पड़ा या पर्टिकुलर वो फाइल डिलीट करनी पड़ी, तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज कॉल्ड द डिलीटिंग। इसमें क्या होता है कि जब आपका व्हेन फाइल इज टोटली डैमेज, यानी कि जब आपकी वो फाइल जो है वो टोटली डैमेज हो चुकी है, वायरस ने उसको इतना करेक्ट कर दिया है कि अब उसमें हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तब व्हेन इट डिलीटेड, तब वो एंटीवायरस डिसाइड करता है कि वो उस फाइल को क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। तो इस तरह से आपका एंटीवायरस जो है वो 3 स्टेप में वर्क करता है। सबसे पहले क्वारंटाइनिंग प्रोसेस कब होता है, जब वो स्कैनिंग करता है तब आपका क्वारंटाइनिंग प्रोसेस